बात होगी आयुर्वेदा पर। भारत का जो एंशिएंट चिकित्सा पद्धति है, जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, वो कैसे चमत्कार कर सकती है, उन चमत्कारों पर आज बात होगी। कि आयुर्वेद के संग में एक चीज़ है, मैं दर्शकों से कहूंगा जितना मेरा एक अनुभव है, आयुर्वेद एक खजाना है, लेकिन उस खजाने को आप तब आजमाते हो जब आप दूसरी जगह से हार जाते हो। आयुर्वेदा के खजाने के जोहरी जिनको हम कहेंगे, वो हमारे साथ है डॉक्टर पुनीत धवन जी। डॉक्टर थैंक यू साहब जी, धन्यवाद। तो आयुर्वेदा बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, इसमें ये किडनी डिसीज का जो स्पेशलाइजेशन है, विशेषज्ञता जो है, यही क्यों आपने चुना? क्यों लगा कि आपको इसी पर काम करना चाहिए? दुनिया में 108 से अधिक पैथीज हैं। आयुर्वेद एक पैथी है जो कहती है आप बीमारी ना हो। बिल्कुल सही सर। लेकिन आयुर्वेद कह रही है कि अगर आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो आप बीमार ना हो। आप चौथी पीढ़ी है आयुर्वेदा में? पांचवी पीढ़ी। अच्छा, पांचवी पीढ़ी है आप जो आयुर्वेदा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद कर रहे हैं। बीपी और शुगर जितना डायबिटीज खतरनाक नहीं है, उससे कई गुना डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस खतरनाक है। इसमें एक बड़ी जो चिकित्सा पद्धति, उसमें पंचकर्मा की भी बात होती है। तो क्या ये किडनी पेशेंट्स के लिए पंचकर्मा भी आप प्रेफर करते हैं उनको, और पंचकर्मा से ही उनकी स्टार्ट होता है हीलिंग? पंचकर्मा आयुर्वेद का एक बहुत पावरफुल सूत्र। तो ज़रूरी है कि जो ये घातक डायबिटीज़ है, जो भारत विश्व की डायबिटिक कैपिटल बनता जा रहा है, जहाँ पे रोज़ डायबिटीज़ पेशेंट के नंबर बढ़ रहे हैं, वहाँ पे हम इस गंभीर बीमारी को भी मात दें और साथ साथ इसकी कॉम्प्लिकेशन से भी बचें। हमारी सेहत या हमारी बीमारी का स्रोत एक ही है। सेहत भी वहीं से बन सकती है और बीमारी भी वहीं से आ सकती है। क्या स्किन देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है किडनी? क्योंकि आजकल गलती लोग ये कर रहे हैं, वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाते हैं, ना कि किडनी का इलाज कर रहे हैं। मैं सही हूं तो होता क्या है कि कुछ सिम्टम्स आते हैं जो अगर हम समय रहते उनको देखें, समझे, तो किडनी का डायग्नोसिस जल्दी किया जा सकता है। आयुर्वेद में मेरा असीम विश्वास इसलिए है सुनील कि डॉक्टर साहब भी इस बात से सहमत होंगे कि एक धनिया भी आपकी जिंदगी में चमत्कार कर सकता है। आप धनिया खाने में, डॉक्टर साहब धनिया तो घर की चीज है ना। इन बीमारियों में बहुत अच्छा रिजल्ट्स देखने को मिलता है अगर आयुर्वेद तरीके से आयुर्वेदिक पद्धति, औषधि, पंचकर्म, सब चीज़ों का एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ फॉलो किया जाए। कल एक पेशेंट आए मेरे पास जी, उन्होंने कहा कि हमारा तो सब कुछ ही बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फिट है, ब्लड प्रेशर भी ठीक रहता है, डायबिटीज़ भी ठीक रहती है, 40 इयर्स के पेशेंट हैं और बिल्कुल सारा कुछ फिट है, फिर ये किडनी प्रॉब्लम कैसे हुई? नमस्कार। क्या किडनी डिजीज को डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के बिना ठीक किया जा सकता है? यह सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आज हम जिनसे बात करेंगे, उन्होंने ऐसे हजारों पेशेंट्स को ठीक किया है जिनकी किडनी लगभग खराब हो चुकी थी, या जिनको आप कह सकते हैं कि ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने उसको इंप्रूव कर दिया। ऐसे कई टेस्टिमोनियल्स उनके पास है। तो आज हम उन्हीं से बात करेंगे। बात होगी आयुर्वेदा पर। भारत का जो एंशिएंट चिकित्सा पद्धति है, जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, वो कैसे चमत्कार कर सकती है, उन चमत्कारों पर आज बात होगी। और जो भारत की और विश्व की सबसे बड़ी समस्या है किडनी डिजीज की, उस पर हम बात करेंगे कि कैसे इसको हील किया जा सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तिवारी जी, बिल्कुल सही बात है। और चूंकि आयुर्वेद के संग में एक चीज़ है, मैं दर्शकों से कहूंगा जितना मेरा एक अनुभव है, आयुर्वेद एक खजाना है, लेकिन आप खजाना मान लीजिए दुर्लभ होता है पाना, लेकिन उस खजाने को आप तब आजमाते हो जब आप दूसरी जगह से हार जाते हो। और आयुर्वेद का वो चमत्कार तब आपको एहसास दिलाता है कि नहीं, काश तुम मेरे पास पहले आते तो बहुत कुछ बेहतर होता। ऐसा मेरा विश्वास है। आज उसी आयुर्वेदा के खजाने के जोहरी जिनको हम कहेंगे, वो हमारे साथ है डॉक्टर पुनीत धवन जी। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब। थैंक यू जी, धन्यवाद। और जितना हमने पुनीत जी के बारे में सुना है कि उन्होंने चमत्कार ही किए हैं, तो आज चमत्कारों पर बात होगी। तो पहले जो दर्शक सत्संग के, जो हमारे नए दर्शक हैं, वो थोड़ा आपके बारे में जान ले। डॉक्टर साहब, क्या कमाल किए हैं आपने, आपका एक बड़ा क्लिनिक है, और जितना मैंने सुना है, जितना पढ़ा है, आप मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूँ, आप चौथी पीढ़ी है आयुर्वेदा में? पांचवी पीढ़ी। अच्छा, पांचवी पीढ़ी है आप जो आयुर्वेदा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद कर रहे हैं। आपने तो ये परिचय करा दिया सुनील। हाँ, लेकिन शुरुआत के बाद मैं आप बता दूं डॉक्टर पुनीत के बारे में। उनके 6 तो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, 11 क्लिनिक हैं,
अब आप संख्या पे इसलिए मत जाइए, मैं हमेशा कहता हूं संख्या से बड़ी होती है व्यक्ति की साख। संख्या तो अक्षरों में हो सकती, कितने अक्षरों में क्या है, वो साख डॉक्टर पुनीत ने कमाई है और उसकी पीछे की वजह यह है कि लोगों को लाभ मिला है। तो डॉक्टर साहब, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आयुर्वेदा, जैसे आपने कहा 5वीं पीढ़ी है, तो आयुर्वेदा बड़ा ब्रॉड टॉपिक है। इसमें ये किडनी डिसीज का जो स्पेशलाइजेशन है, विशेषज्ञता जो है, यही क्यों आपने चुना? क्यों लगा कि आपको इसी पर काम करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये सभी दर्शकों को आपके बताना चाहूँगा जी कि आयुर्वेद बहुत वाइड टॉपिक है और वो क्या कहता है, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण मातुरस्य विकार प्रश्न, कि दुनिया में 108 से अधिक पैथीज हैं। आयुर्वेद एक पैथी है जो कहती है आप बीमार ही ना पड़ो। बाकी सब क्या कहते हैं, आप बीमार पड़े हो आप आओ ट्रीटमेंट करेंगे। बिल्कुल सही। लेकिन आयुर्वेद कह रही है कि अगर आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो आप बीमार ना पड़े। तो यहाँ पे दिनचर्या का, ऋतुचर्या का, आहार विहार का, हमारे पूरे लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। और साथ साथ अब अगर कोई बीमार पड़ गया, उसके लिए चिकित्सा के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस है, ट्रीटमेंट पे भी बहुत ज़्यादा फोकस है। जैसे अब हम किडनी की बात करें तो किडनी में क्या होता है, जब पेशेंट प्रॉब्लम में होता है, जब उसका टेस्ट होता है, तब उसे पता चलता है कि उसका क्रेटनाइन जो है 1.52 के आसपास। बिल्कुल। एंड ग्रेजुअली वो क्रेटनाइन इंक्रीज होता चला जाता है, फिर वो पहुंचता है 4, 5, 6 तक। इन बिटवीन वो बहुत सी बार नेफ्रोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट ले रहा होता है। 4, 5, 6 तक आता है, देन उसे नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं कि अब आप डायलिसिस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, सूनर और लेटर यू हैव टू गो फॉर डायलिसिस। पेशेंट माइंड मेकअप करता है डायलिसिस के लिए और वो रेडी होता है, फाइनेंशियल चीज़ें रेडी करता है। उसके बाद उसका डायलिसिस स्टार्ट होता है, सप्ताह में 2 बार, सप्ताह में 3 बार। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कहा जाता है कि अब ये डायलिसिस जो है ये बहुत लंबा नहीं चलेगा, अब हमें साथ साथ ट्रांसप्लांट की भी तैयारी करनी है। वहाँ पे वो ट्रांसप्लांट की तैयारी करता है, डोनर किडनी का अरेंज करता है, एक अमाउंट का अरेंज करता है 15-20 लाख रुपए का। और ट्रांसप्लांट की जो एवरेज एज होती है वो 5 साल होती है। चलने को उससे ज़्यादा भी चल जाए, लेकिन अल्टीमेटली वो फेल होता है। उसके साथ साथ देयर आर इन्यूमरेबल प्रिकॉशंस जो एक ट्रांसप्लांट किडनी पेशेंट को लेनी पड़ती है, इम्यूनोसप्रेसेंट लेनी पड़ती हैं। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी होती हैं। तो ट्रांसप्लांट फेल हुआ, फिर जो है अब पेशेंट क्या करेगा, अब वो दोबारा से डायलिसिस पर जाएगा। यानी कि पेशेंट जो शुरू हुआ क्रेटनाइन 2-3 से लेके, जहाँ पे उसको किडनी के नाम पर बीपी की दवाई दी गई, डाइटोर दी गई, लेसेक्स दी गई, या उसको कैल्शियम की गोलियां दी गई, धीरे धीरे उसका डायलिसिस स्टार्ट हुआ। डायलिसिस के बाद वो ट्रांसप्लांट पे आया और ट्रांसप्लांट जब फेल हुआ तो वो दोबारा से डायलिसिस स्टार्ट हो गया। तो ये एक प्रकार का कुचक्र बन गया, विशेष सर्कल बन गया कि जहाँ से आप शुरू हुए वहीं पर आके आप रुक गए और इतनी सब कुछ करवा लिया, सारा कुछ झेल लिया इन बिटवीन। आपने, आपके परिवार ने, मेंटली, फाइनेंशियली सब चीज़ें झेल ली। तो जो पेशेंट सिर्फ ये है कि अगर वो कोई ट्रांसप्लांट कराने जा रहा है या कोई डायलिसिस करा रहा है, तो आयुर्वेद में GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाना संभव है। यानी कि GFR यानी कि जो किडनी आपकी 1 मिनट में फिल्टर कर रही है, जी जी, 1 मिनट में किडनी की एवरेज फिल्ट्रेशन 70 से 90 ml पर मिनट है। तो लगभग अब जब डायलिसिस शुरू होता है तो ये 10 ml 12 ml तक होती है या उससे भी कम होती है। तो आपकी किडनी जो है हो सकता है 1/10 या 1/15 काम कर रही हो। तो एक टेस्ट वहाँ होगा, एक टेस्ट 3 महीने बाद होगा। अगर यहाँ पे चेंजेस आने लग जाते हैं, देन आपको डायलिसिस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, देन आपको ट्रांसप्लांट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये पावर है, शक्ति है आयुर्वेद की। और एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों की संख्या में ऐसे मरीज हैं जिनको डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की आवश्यकता नहीं पड़ी है। इसके साथ साथ डाइट, मेडिसिन, एक्यूप्रेशर, डिसिप्लिन, सब चीज़ें हम पेशेंट को बताते हैं, आयुर्वेद के अनुसार बताते हैं कि ये चीज़ें। दवा से काम नहीं होगा, दवा के साथ साथ दिनचर्या भी ठीक करनी पड़ेगी। दिनचर्या भी ठीक करनी पड़ेगी, साथ साथ उसके आपको आहार विहार भी ठीक करना पड़ेगा। उसके साथ साथ सर्केडियम रिदम पे काम कराया जाता है। उसके साथ साथ योग के बारे में बताया जाता है, ध्यान यानी मेडिटेशन के बारे में बताया जाता है। और इन सब का जो एक
रिजल्ट निकल कर आता है वो आता है आपको रिजल्ट्स की फॉर्म में जब आप कोई टेस्ट कराने जाते हो, ब्लड टेस्ट हो या फिर रेडियोलॉजिकल टेस्ट हो, पैथोलॉजिकल टेस्ट हो, वहाँ पे आप रिजल्ट देखते हैं कि किस प्रकार से किडनी की फंक्शनिंग जो है वो बढ़नी शुरू हो गई। तो डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया तो मैं इससे समझ पा रहा हूँ कि क्योंकि जो हमारा आयुर्वेदा है ये एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और इसमें एक बड़ी जो चिकित्सा पद्धति उसमें एक पंचकर्मा की भी बात होती है। तो क्या ये किडनी पेशेंट्स के लिए पंचकर्मा भी आप प्रेफर करते हैं उनको और पंचकर्मा से ही उनकी स्टार्ट होता है हीलिंग के लिए? पंचकर्मा आयुर्वेद का एक बहुत पावरफुल सूत्र है जी, जिसके अंदर बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं ये क्या है। वमन, विरेचन, नस्य, रक्त मोक्षण, बस्ती, ये 5 चीज़ों का समन्वय है पंचकर्म जी। और उसी जो प्रोसीजरल रेडी किया जाता है उसमें होता है अभ्यंग, स्नेहन, स्वेदन। अब पंचकर्म कराने से त्रिदोष यानी वात, पित्त, कफ का शोधन होता है और फिर यहाँ पे शमन होता है हमारा जब हम औषधियाँ देते हैं। तो पहले बॉडी का डिटॉक्स होगा जी, फिर बॉडी की रिजुविनेशन होगी। जी, तो डिटॉक्स हो गया शोधन से, रिजुविनेशन हो गई जो है डिटॉक्स हो गया हमारा शोधन यानी पंचकर्म से, और रिजुविनेशन हो गई जो हमने शमन यानी कि जो चिकित्सा पद्धति उनको दी, जो दवाइयाँ उनको दी। बिल्कुल। जी, तो ये दोनों जब मिल के काम करते हैं तो रिजल्ट आता है बहुत अच्छे, क्योंकि हमारी बॉडी में तरह तरह की इन्फ्लेमेशन होती है, आम जमा होता है। आम मतलब है यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जो हम ले रहे हैं वो हमारी बॉडी में जो विष क्रिएट कर रहे हैं, मैं उनको आम कह रहा हूँ। किडनी पेशेंट में उनका नाम हो सकता है यूरिया, क्रेटनाइन हो सकता है, अन्य डिजीज में उनका नाम अलग अलग होगा, बट हैं वो सारे अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल अलग जड़ अलग वही फॉर्म है। में, अलग अलग फॉर्म में, जिसे हम आम कह रहे हैं। जी। किसी के लिए कोलेस्ट्रॉल हो सकता है अलग अलग फॉर्म। अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, एलडीएल भी हो सकता है, वीएलडीएल भी हो सकता जी, है। जी, 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 जी। तो समझना ये है कि हमें जड़ पे काम करना जरूरी है। किडनी पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे, उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहे, और जो बीपी के पेशेंट हैं और जो शुगर के पेशेंट हैं, ये 2 ही मुख्य कारण हैं किडनी के, जी, बीपी और शुगर। जितना डायबिटीज़ खतरनाक नहीं है उससे कई गुना डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस खतरनाक है, जिसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी, आंखों पे असर आना, डायबिटिक न्यूरोपैथी, दिमाग पे असर आना, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, किडनी पे असर आना। इस प्रकार डायबिटीज़ हमारे हर मुख्य अंग को नुकसान पहुंचाती है। तो ज़रूरी है कि जो ये घातक डायबिटीज़ है, जो भारत विश्व की डायबिटिक कैपिटल बनता जा रहा है, जहाँ पे रोज़ डायबिटीज़ पेशेंट के नंबर बढ़ रहे हैं, वहाँ पे हम इस गंभीर बीमारी को भी मात दें और साथ साथ इसकी कॉम्प्लिकेशन से भी बचें। बिल्कुल। और इसके साथ साथ ही बीपी, दूसरी समस्या है बीपी, जो किडनी की अन्य एक जड़ और उसका स्टार्ट करने वाली बीमारी, स्रोत है वो, स्रोत है। बीपी बढ़ा, बीपी बढ़ने के कारण वो जब किडनी को नुकसान देता है तो उसे हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी कहा जाता है। दिमाग को भी नुकसान दे सकता है, स्ट्रोक भी कर सकता है, पैरालिसिस भी कर सकता है, हार्ट को भी नुकसान देता है, सारे ऑर्गन्स को नुकसान देता है बड़ा वो बीपी। और जब वो किडनी पे घात मारता है तो उसे कहा जाता है हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी। जी, बिल्कुल। तो ये 2 मुख्य कारण तो हैं ही हैं, जहाँ पे बीपी और शुगर से तो बचना ही है, उसके साथ साथ इसकी कॉम्प्लिकेशन से भी बचना है। बीपी शुगर ना हो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। बीपी शुगर हो गई तो वो बढ़े ना, वो अनकंट्रोल ना रहे, अनकंट्रोल लगा तो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा। बिल्कुल। उसके साथ साथ तीसरा जो मुख्य कारण आजकल नज़र में आ रहा है, इन दोनों के साथ साथ आजकल यंग पेशेंट जो है वो बहुत सारे आ रहे हैं किडनी के। राइट। जी, तो यंग जो पेशेंट है ना, उनमें क्या आता है कि बीपी भी नहीं है, शुगर भी नहीं है, तो क्या है? तो उनके अंदर बहुत सी बार ऐसा देखने में मिलता है कि वो जो पेशेंट थे वो अपनी बॉडी बनाना चाह रहे थे और उसलिए वो जिम गए। बिल्कुल। और जिम जाने के बाद उन्होंने सब कुछ अच्छा करा, लेकिन एक चीज़ वो गलत कर गए वहाँ जाके, उन्होंने सप्लीमेंट्स लिए। सप्लीमेंट्स लेना मैं गलत नहीं कह रहा यहाँ पे, लेकिन सप्लीमेंट्स किस तरीके के लिए वो ज़रूरी है, वो इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो हैं उसका ओवर इनटेक करने से नुकसान हो जाता है। बहुत BCA और अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड सप्लीमेंट्स आते हैं जो दुनिया भर के आते हैं, लेकिन बहुत सी बार इन सप्लीमेंट्स में ऐसे कुछ पदार्थ मिले होते हैं जिससे
जो जिम करने वाला है, एक्सरसाइज करने वाला है, उसके एकदम से मसल्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और बॉडी बिल्कुल वेल कट और वेल डिफाइंड हो जाती है। इससे उसको मज़ा आता है। और वो पदार्थ कई बार हमें नुकसान देते हैं जिसके अंदर स्टीरॉइड्स तक भी मिले हो सकते हैं। स्टीरॉइड खाते ही बॉडी बन जाएगी। मैं प्रोटीन के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं स्टीरॉइड के अगेंस्ट हूँ। बिल्कुल। मैं बॉडी बनाने के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं गलत तरीके से बॉडी बनाने के अगेंस्ट हूँ। और मेरी उन सभी लोगों से ये विनम्र विनती है जो जिम जा रहे हैं, वो सप्लीमेंट का चयन बड़े देखभाल से करें और सप्लीमेंट का ओवरडोज भी ना करें। नेचुरल तरीके भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोटीन वाली प्रोडक्ट्स भी आप नेचुरली ले सकते हैं। फिर भी अगर आपको प्रोटीन लेना है तो आप प्रोडक्ट का चयन देखभाल करके कीजिए। अब एक और कैटेगरी आती है जी। वो कैटेगरी होती है जिसको हर चीज़ में गोलियां खाने की आदत पड़ी हुई है। बिल्कुल सही बात है। छोटी सी चीज़ हुई और गोली खा ली। और ये अमूमन सिर दर्द में ज़्यादा होता है कि कॉमन सी चीज़ है कि सिर दर्द हुआ वो पेन किलर ले ली। सर दर्द में पेन किलर ले लिया, हाँ। घुटना दर्द हुआ पेन किलर ले लिया। हाँ। पेन को तो खत्म हुआ नहीं ना। हाँ। पेन आपको फील होना खत्म हो गया। आपके दिमाग पर पेन किलर ऐसा असर डालता है कि आपको वो दर्द फील नहीं हो रहा, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही। अच्छा। हाँ। तो उस समय जो पेन किलर आप ले रहे हो वो आपको घातक नुकसान देता है, पूरी बॉडी में नुकसान देता है। खासकर किडनी के लिए नेफ्रोटॉक्सिक होता है। नेफ्रो मानी किडनी, टॉक्सिक मतलब नुकसान देता है, नुकसानदायक। तो नेफ्रोटॉक्सिक होता है, किडनी को डैमेज कर देगा। रेगुलर लिया जाएगा तो, 1-2-4 बार के लिए नहीं, रेगुलर लिया जाएगा तो नुकसान करेगा, घातक करेगा। अब दूसरी समस्या क्या आती है किडनी के मरीजों में कि इसका टाइम से समय रहते पता नहीं चल पाता। क्रोनिक बीमारी है, सिम्टम आते नहीं है। क्रेटिनाइन भी जब 1 से 2 बढ़ता है, जब किडनी 50% तक डैमेज हो जाती है तब बढ़ता है। 2 से 3 में अगले 25% का डैमेज होता है और 3 से 10 में बाकी डैमेज होता है। तो ये जो रेशो हुई बढ़ने की, बहुत सारे मरीज सोचते हैं कि 1 से 2 ही तो बढ़ा, ज़्यादा कहाँ है, ज़्यादा कहाँ है, अभी तो हम रुक सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ही 50% किडनी डैमेज हो गई होती है। 2 से 3 में 25% का डैमेज होता है और आगे 25% का होता है। तो डॉक्टर साहब, बहुत मतलब महत्वपूर्ण बातें दर्शकों को डॉक्टर साहब ने बताई, और इस महत्वपूर्ण बातों में 2-3 चीज़ों का जिक्र डॉक्टर साहब ने किया। पहला बात तो आपने किया सप्लीमेंट्स का, और वाकई मैं इस चीज़ को ऐसे कनेक्ट करूंगा तिवारी जी कि खेतों में जब हम जाते हैं, क्योंकि हम ग्रामीण परिवेश से हैं, तो हम खेत देखते हैं तो खेत में लहलहाती हुई पालक आपको हरी हरी दिखेगी, लेकिन वो पालक यूरिया डाल के लहलहाती हुई हरी भरी की गई है। लेकिन उसमें जान नहीं है, खाएंगे तो आपको सेहत नहीं देगी। तो मैं तो कहता हूँ कि जिम वाली और सप्लीमेंट वाली बॉडी वो वैसी ही होती है। सप्लीमेंट आप बंद कर दीजिए तो फिर आपका उसका नहीं, इसमें एक चीज़ और है। हाँ। तो मैंने बहुत समय से मेरे मन में एक सवाल था, और वो दर्शकों की जानकारी के लिए भी होगा। डॉक्टर साहब, आपके पास तो लोग उस स्थिति में भी आते हैं जब उनकी मतलब कंडीशन ऐसी हो जाती है, पैरामीटर्स 3-4 क्या बहुत आगे भी निकल जाते होंगे। 2 बेसिक सवाल जो दर्शकों को अगर आप बता सकें, इसके संकेत या लक्षण क्या होते हैं जो मतलब पहले ही अलर्ट हो जाए लोग, आपके जो अनुभव उसके आधार पे। दूसरा जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने सुना भी है, क्या स्किन देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है किडनी, क्योंकि आजकल गलती लोग ये कर रहे हैं, वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाते हैं, ना कि किडनी का इलाज कर रहे हैं। मैं सही हूं तो ऐसा होता है क्या कि मतलब स्किन से? तो होता क्या है कि कुछ सिम्टम्स आते हैं जो अगर हम समय रहते उनको देखें, समझे, तो किडनी का डायग्नोसिस जल्दी किया जा सकता है। सबसे पहले होता है CKD स्टेज 1, जिसके अंदर यूरिन में प्रोटीन आने लगता है। जी। प्रोटीन यानी झाग आती है। किडनी का काम है प्रोटीन को रोकना, वेस्ट को बाहर करना। यहाँ पे किडनी वेस्ट के साथ साथ प्रोटीन को भी बाहर कर रही होती है। तो ये पहला CKD स्टेज 1 होती है, जहाँ पे प्रोटीन जो है वो बाहर जा रहा होता है। ठीक। दूसरा सिम्टम्स जो देखने मिलता है वो है पैरों में सूजन का होना, पेट में सूजन का होना, आंखों के नीचे पफीनेस का होना, क्योंकि जो पानी आप पी रहे हो वो किडनी फिल्टर कर रही होती है। और जब आप पानी आपका फिल्टर नहीं हो रहा होता, लिक्विड पानी मतलब लिक्विड यहाँ पे, तो वो शरीर में इकट्ठा होता है तो वो अलग अलग अंगों में जाके वहाँ पे रुकता है, और रुकने के बाद वहाँ पे ओडिमा क्रिएट करता है। पिडल ओडिमा हो सकता है, एसाइटिस हो सकता है, लंग्स में प्लूरल एफ्यूजन हो सकती है, आंखों के नीचे पफीनेस हो सकती है। ये सारे जगहों पे पानी आना एक सिम्टम हो सकता है। ठीक। और उसके बाद
सांस लेने में दिक्कत एडवांस स्टेजेस पे भी देखने मिलती है, क्योंकि पानी जो है वो इकट्ठा हो गया। अब आप जब लेटते हो तो वो पानी लंग्स में जाता है, और लंग्स में जाता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है। ये कुछ चीज़ें जो हैं देखकर पेशेंट समझ सकता है कि कहीं उसको KFT कराने की ज़रूरत है, तो वो इमीडिएटली जाए और कराए। KFT माने किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी कितना काम कर रही है, किडनी यानी आपके शरीर का मुख्य ऑर्गन शरीर से गंदगी को निकाल रही है या नहीं निकाल रहा, ये वो टेस्ट में बताता है कि आपके खून में कितनी गंदगी है, क्रेटिनिन कितना है, यूरिया कितना है। अगर गंदगी ज़्यादा बढ़ गई मतलब किडनी शरीर से उस गंदगी को बाहर नहीं निकाल रही, किडनी कम काम कर रही है। KFT ये बताता है जी। तो ये टेस्ट कराने के साथ साथ यूरिन का रूटीन और माइक्रोस्कोपिक टेस्ट हो सकता है, जहाँ पे देखा जा सकता है कि प्रोटीन तो नहीं जा रहा। प्रोटीन अगर जा रहा है तो मतलब किडनी की डैमेज होना स्टार्ट हो गया है। बच्चों में जा रहा होता है, बहुत सी बार वो रिवर्सेबल होता है और बहुत सी बार नहीं भी होता। बड़ों में जब जा रहा होता है तो वहाँ पे ये एक संकेत हो सकता है कि किडनी जो है वो काम कम कर रही है। स्पेशली जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, उन लोगों को इन सब चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत है कि BP ना बढ़े। बहुत सी बार कल एक पेशेंट आए मेरे पास जी। उन्होंने कहा कि हमारा तो सब कुछ ही बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फिट है, ब्लड प्रेशर भी ठीक रहता है, डायबिटीज़ भी ठीक रहती है, 40 इयर्स के पेशेंट हैं और बिल्कुल सारा कुछ फिट है, फिर ये किडनी प्रॉब्लम कैसे हुई? तो BP उनका जो था वो नॉर्मल था, लेकिन वो जिस समय चेक कर रहे थे वो उस समय नॉर्मल था। ओके। तो BP चेक करने का सबसे बढ़िया टाइम कौन सा है? BP चेक करने का है मॉर्निंग का एम्प्टी स्टमक का BP आप चेक कीजिए। खाली पेट का उठते ही अगर आप BP चेक करते हैं, जो भी BP के पेशेंट्स हैं, तो आपका वो बेस्ट टाइम है BP चेक करने का, क्योंकि रात भर आप सो रहे होते हैं और बहुत सी बार रात को BP भी बढ़ रहा होता है और वो आप उस समय मॉनिटर नहीं कर पाते हैं। तो उठते ही पहले थिंग जो है आपको BP चेक करना है जो BP के पेशेंट है। BP रात भर तो नहीं बढ़ रहा, रात भर वो किडनी को नुकसान दे रहा है, आप जिस समय चेक कर रहे हैं वो उस समय ठीक आ रहा है। बिल्कुल। तो उसका एक चार्टिंग आप रेगुलर करते रहिए। जो भी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जो भी कोई भी दवाई खा रहे हो, आप किसी भी पैथी की कह रहे हो खा रहे हो, हम किसी पैथी के अगेंस्ट नहीं है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आपका BP ना बढ़े, चाहे वो किसी भी पैथी की दवाई से बढ़े, किसी से भी आपका डायबिटीज़ ठीक हो, लेकिन डायबिटीज़ कंट्रोल रहे, ताकि ये प्रॉब्लम आगे बढ़कर एक बड़ी प्रॉब्लम को जन्म ना दे दे। तो ये डॉक्टर साहब, आप बहुत महत्वपूर्ण दो बातें बार बार जिन बातों पर जिक्र कर रहे हैं, एक BP और शुगर, इन दो बातों का आप कह रहे हैं कि ये अगर इसको आपने कंट्रोल कर लिया तो फिर किडनी को भी आप अपनी बचा सकते हैं, वो मतलब आप ठीक रख सकते हैं। तो जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको क्या सलाह आप देना चाहेंगे कि ये दो चीज़ें भाई हो ही नहीं बीमारी, क्या ऐसा वो करे, क्या रूटीन में वो लेके आए कि BP और शुगर उनका कंट्रोल रहे, क्या करना चाहिए? हमारी सेहत या हमारी बीमारी जी। का स्रोत एक ही है, और वो है हमारे घर में हमारी किचन, ओके, रसोई घर। जी। सेहत भी वहीं से बन सकती है और बीमारी भी वहीं से आ सकती है। हम क्या खा रहे हैं सबसे ज़रूरी वो है। 4 चीज़ों का त्याग करना अति आवश्यक है अगर आपको बीमारी से बचना है। चीनी, नमक, मैदा और रिफाइंड ऑयल, ये 4 चीज़ें आपको एक नहीं सैकड़ों बीमारियों का कारण बन रही हैं, चाहे वो BP हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो कोई भी लाइफस्टाइल बीमारी हो, या फिर आप अपने आसपास के 20 घरों में जाइए और उनसे पूछिए, कोई ना कोई उस हर एक घर में कोई ना कोई बीमारी लेके बैठा होगा, एक मरीज ज़रूर मिल जाएगा। क्योंकि हमारा रसोई घर दूषित कर दिया गया, जो हमने वेस्टर्न लर्निंग करी है। हमारे खाना पीना जो है वो मॉडिफाई कर दिया गया, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है जी। तो ये एक ऐसा विषय है कि हमें इसके ऊपर ध्यान देना है, चर्चा करनी है। और सौभाग्य ये है कि आजकल लोग जागरूक हो रहे हैं, अनलर्न कर रहे हैं वेस्टर्न को। राइट। सही बात है। सोशल मीडिया की पावर भी है। जी। सिर्फ टीवी में दिखा के 4 चीज़ें बता के ऐड करके आप कुछ नहीं, ऐसा आजकल
पहले आपको उसके पीछे की साइंस भी समझ रहे हैं लोग, क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं उसका विकल्प देख रहा हूँ। शायद आप आयुर्वेद इसको कितना सहमत है आप बताएंगे दर्शक, क्योंकि सब चाय पीते हैं सुबह से उठ के, पूरे देश में करोड़ों लोग हैं। तो उसमें लोग कहते हैं खांड डाल देना चाहिए, अगर शक्कर आप नहीं यूज कर सकते तो खांड क्या उसका विकल्प होता है? चाय में जो चीनी है उसका विकल्प तो खांड होता है, लेकिन चाय का ही कोई मेरे हिसाब से विकल्प ढूंढना है पहले तो। हाँ, इसलिए क्योंकि करोड़ों लोग वही लोग सुबह से वही पीते हैं ना। बहुत सारे मरीज आते हैं कहते हैं चाय नहीं पिया, पेट साफ नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात। ऐसी निर्भरता है, उठते ही चाय चाहिए। हाँ, इसलिए मैंने पूछा। तो चाय जो है वो हमारे शरीर के लिए कुछ भी फायदा नहीं कर रही। चाहे वो हमें हमारी बॉडी में 18 से 20 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल है, उसके साथ साथ हमें बहुत सारे सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सारी चीज़ों के हमें बैलेंस चाहिए। चाय में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चाय हम पी रहे हैं उसके बजाय हम गुनगुना पानी अगर पिए और उसमें अगर हम नींबू डाल दें तो वो डिटॉक्स का काम करेगा। लेमन वाटर हम अगर मॉर्निंग में पिए तो 2 फायदे करेगा ये। एक तो ये चाय को जो हमारी बॉडी खराब करने वाली उससे बचाएगा, और जो चाय की जमी हुई गंदगी है पहले की वो भी निकालेगा। और जिसको क्या बात है, नहीं बड़ी बात तो है। बहुत मतलब दर्शकों के लिए मैं कहूंगा ये तो महत्वपूर्ण चीज है कि चाय का विकल्प दे दिया डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर पुनीत की मतलब बारे में एक बार और बता दूं आपको, जी। ऐसी कई चीजें वो बताएंगे जी। जो दर्शक सुन के चौंक जाएंगे। जी। मैंने डॉक्टर साहब को कहीं सुना, हाँ जो चीज आपको प्रिय है बहुत ज्यादा, हाँ मुझे प्रिय है, हाँ देश के लाखों लोगों को वो चीज प्रिय है और आप बहुत खाते हो, जी वो चीज डॉक्टर साहब से मैंने सुना कि नहीं खाना चाहिए। बोलिए क्या? हाँ। और डॉक्टर साहब उत्तर देंगे कड़ी। अच्छा। बिल्कुल। कड़ी कितने लोग नहीं खाते होंगे देश में? पूछिए डॉक्टर साहब से। कड़ी पकौड़ा हमारे ग्रामीण हो या सब अर्बन जगह। हो सभी खाते हैं, लेकिन दही को जब आप गर्म करके खाते हैं तो वो विष समान हो जाती है। अच्छा। हाँ, मैं खुद चौंक गया था डॉक्टर साहब की क्योंकि बात दही को गर्म करके खाने से वो संस्कार विरुद्ध हो जाती है। संस्कार यानी कि दही का जो नेचर है बेसिक, उसके अगेंस्ट आप चलेगा जब आप उसे गर्म करके खा रहे हो। तो फायदा तो नहीं करेगी लेकिन नुकसान जरूर करेगी। और वो पूरे उत्तर भारत में खाई जाती है। हाँ, बहुत ज्यादा। और और गर्मा गर्म खाई जाती एकदम शौक से खाई जाती है। तो ये एक ऐसी चीज है कड़ी पकौड़ा जो हमें ध्यान रखना है कि हम जो खा रहे हैं उसकी नेचर, उसकी तासीर वो नहीं है जिस तरीके से उसे बनाया जा रहा है। दही में बहुत से लोग नमक डाल के खाते हैं। दही के जो गुड बैक्टीरिया है वो तो नमक से मर गए ना। आप जो खा रहे हो प्रोबायोटिक, वो प्रोबायोटिक का काम नहीं करेगा। अब वो सिर्फ आप दही खा रहे हो विदाउट न्यूट्रिशन वैल्यू। हाँ, कुछ लोग चीनी भी डाल लेते हैं उसमें, चीनी भी डाल देते हैं। तो दही को जो बेस्ट है तरीका खाने का वो प्लेन दही खानी है। जैसे कल लोग जीरा डालते हैं, तो जीरा भी तो एक आयुर्वेद की प्रॉपर्टी है। तो जीरा नमक डालने से, कुछ भी मसाला डालने से दही के जो अच्छे पोषक तत्व हैं, जो बैक्टीरिया हैं जो हमें चाहिए, प्रोबायोटिक हमारी बॉडी के लिए गुड बैक्टीरियाज हैं, वो नष्ट होते हैं। तो मतलब ये डॉक्टर साहब हम समझे, दर्शक ये समझे कि प्लेन दही खाना है। प्लेन दही खाना है, प्रेफरेबली वो घर की हो, मिट्टी के बर्तन में जमी हो तो और भी फायदा करेगी। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखते हुए अनलर्न करना है ना, ऐसी चीज़ों को, वेस्टर्न को अनलर्न करना है। आप जो देखेंगे, जो चीज़ आई है वो हमारे लिए, उसमें से आपको शायद ही कोई ऐसी चीज़ मिलेगी जो लाभ के लिए है। आज भारत में तेजी से बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, चाहे वो कोई भी बीमारी हो। इसका एक मुख्य कारण तो है ही है कि हमारी हवा पानी जो है वो दूषित होती चली जा रही है। बिल्कुल। उसके साथ साथ जो हमारी हैबिट्स हैं, जो हमारी दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, वो भी खराब होती चली। घुटने की बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है, ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत तेजी से फैल रहा है। परेशान बहुत हैं लोग। 50 साल की उम्र होती है और घुटने जवाब दे जाते हैं, कट कट की आवाज़ आने लग जाती है। बिल्कुल। कल मेरे पास एक मरीज आया, मात्र 34 साल की उम्र, और कहने जी कट कट की आवाज़ आती है। तो एक प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी के साथ एक पर्टिकुलर एज के बाद कुछ चीज़ें रेगुलर होती चली जा रही हैं। उसके मुख्य कारण जो है, हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी है। हमें जो हम वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ कर रहे हैं उससे हमारे घुटने जो हैं वो मूवमेंट नहीं करते, मुड़ते नहीं हैं। उसके बजाय इंडियन टॉयलेट का अगर यूज़ जब हम करते हैं तो घुटने पूरी तरीके से मुड़ते हैं। हमारे घुटने और बाहर के घुटनों में फ़र्क है,
वेस्टर्न टॉयलेट और इंडियन टॉयलेट में फ़र्क है, क्योंकि वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, उनको उतनी मूवमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे यहाँ पे हर तरह का मौसम होता है, हमारे जॉइंट्स मोबाइल ज़्यादा हैं, बिल्कुल सही बात है। तो हमने क्या करा, आंख बंद करके वही कर लिया। तो एक तो ये कारण है। उसके बाद अगर आप इंडियन टॉयलेट यूज़ करते हैं, यानी कि आप मलासन में बैठ के मल त्याग करते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपका पेट भी अच्छे से साफ होगा, कॉन्स्टिपेशन भी दूर होगी, और साथ में घुटने भी ठीक रहेंगे। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमने एक और चीज़ बड़ी चेंज करी वो ये थी, हम अपने घर में एक ऐसी चीज़ ले आए जो किसी काम की नहीं है। हम पहले खाना खाते थे तो हम सुख आसन में बैठ के खाते थे। जापान में आज भी वही है। बिल्कुल। आप किसी एक अच्छे डेवलप्ड इंटेलिजेंट, मैं डेवलप्ड का मतलब इंटेलिजेंट भी कह रहा हूँ, बिल्कुल। बहुत कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड हैं लेकिन वो इंटेलिजेंट नहीं। इंटेलिजेंट नहीं है। तो वहाँ पे क्या है कि इस तरीके से है काम आज भी। सुखासन में खाने से और डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाने में बहुत फ़र्क है। फिर घुटने जवाब देने शुरू हो गए। अब घुटने का क्या है कि घुटने की कार्टिलेज जो है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है, डैमेज होनी शुरू हो जाती है, और वो जब डैमेज होती है तो फिर कट कट की आवाज़ आती है। अब बहुत सी बार डॉक्टर के पास जाते हैं, वो देखते हैं कि भाई ये जो आवाज़ आ रही है इसका तो अब कोई सोल्यूशन नहीं है, कैल्शियम की गोलियां खा लो। कैल्शियम की गोलियां खाने के बाद क्या कैल्शियम बढ़ जाएगा? घुटना थोड़ा आपका कार्टिलेज रिपेयर होगा। विटामिन खा लो, बट 50 साल की उम्र में बीमारी शुरू हो रही है। तो इसका जो ब्रेक थ्रू है जी, वो है कि पहले तो हमें अपनी आदतों को सुधारना है, जो जो हमारी खराब आदतें हैं उनको हमें सही करना है। तो भोजन किस आसन में बैठ के, आपने सुखासन कहा, तो कैसे बैठे? सुखासन में आलती पालती मार के बैठे। अगर आलती पालती मार के भी नहीं बैठ सकते तो जिस आसन में आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं बैठिए। एटलीस्ट घुटने जितना ज़्यादा मोबाइल होंगे, मूव करेंगे पूरे दिन में, उतना वो ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने का वियर एंड टियर कम होगा। ब्रेक थ्रू ये है कि पहले तो मैंने बताया कि आप बीमार ना पड़े। आयुर्वेद क्या कहता है जी। अब आप बीमार हो गए, घुटने की प्रॉब्लम हो गई, तो ये नहीं है कि आपको रिप्लेस ही कराने जाना है। हाँ, क्योंकि उधर तो कहते हैं कि भाई आए तो बस बदलने हैं जी, चाहे किडनी वाला चला जाए या घुटने वाला, कहते हैं कि नहीं, रिप्लेस करो। लेकिन आयुर्वेद में वही डॉक्टर साहब कह रहे हैं। आयुर्वेद क्या है? जड़ी बूटियों की ताकत है, औषधियां हैं जी। जड़ से मिटाने वाली क्षमता है जड़ी बूटियों में, ऐसे इसको घुटने के दर्द को। और आपके पास लोग, चूंकि लाभ मिलता है लोगों को, आपके पास आते हैं, तो कैसे करते हैं आप? तो भारत में हमारे 6 हॉस्पिटल और 11 क्लिनिक जो हैं उसके अंदर पंचकर्म होता है। पंचकर्म में क्या होता है, जानू बस्ती, जानू धारा होती है। जानू मतलब नी, घुटना, अच्छा, तो उसके ऊपर होती है। अब यहाँ पे हम जब पेशेंट आता है तो उसमें मेडिकेटेड ऑयल का भी यूज़ करते हैं। एक एक्सरे उसका पहले कराया जाता है कि घुटने के बीच में कितना गैप है, और उसके बाद उसका 30 डेज के बाद दोबारा एक्सरे कराया जाता है कि घुटने के बीच में गैप कम हुआ कि नहीं हुआ, और ये सब एक्सरे के आधार पर होता है। आपको हमें क्या, डायग्नोसिस तो अच्छा है ना उनका एलोपैथी का, तो हमने ले लिया, जो अच्छा है वो सीख लेंगे ना, बट जो अपना है वो थोड़ा भूल जाएंगे। राइट। तो जब हमने देखा तो कि ये करके देखा मरीजों में, तो लगभग एक बहुत बड़े नंबर में जिन्होंने अपनी बॉडी को हमारे हिसाब से डिटॉक्सिफिकेशन करी, इसमें बहुत ज़रूरी है डिटॉक्स करना, बॉडी को डिटॉक्स भी करा, उनके जो घुटने के कार्टिलेज थे वो रिजुविनेट भी करे। अच्छा, कमाल है ये तो बिल्कुल कमाल है। किया। और ऐसे बहुत से मरीज हैं जिनको घुटने रिप्लेस कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने पंचकर्म का सहारा लिया, जबकि उनको सजेस्ट किया जा चुका था। अब चढ़ने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में, उतरने में कट कट की आवाज़ आ रही थी। तो बॉडी को डिटॉक्स करके आम को शरीर से निकालने के बाद जब पंचकर्म किया जाता है तो रिजुविनेशन फेज में पेशेंट आता है। रिजुविनेशन के अंदर वहाँ से धीरे धीरे करके दर्द भी कम होता है, सिम्टम्स सबसाइड होते हैं, कार्टिलेज रिपेयर होता है, और उसके साथ साथ घुटने की गद्दी जो है वो दोबारा बनने लगती है। क्या बात है भैया, लाभ मिले ऐसे लोगों को। और डॉक्टर साहब, चूंकि इसमें पद्धति है, इस पद्धति की अपनी एक परंपरा है, एक अपना तरीका है, लेकिन फिर भी पंचकर्म पद्धति खासतौर से घुटने के दर्द के संदर्भ में और बीमारियों में लगभग कितना समय मिलती है? जैसे आपने कहा कि ऑपरेशन भी नहीं कराना पड़ा और लाभ भी मिल गया, दर्द चला गया, ये अवधि होती है कुछ? हाँ, ट्रीटमेंट की अवधि क्या होती है? मतलब जो दर्शक हमारे देख रहे हैं वो अगर समझना चाहे कि हाँ इतने दिन में भाई हम ठीक हो जाएंगे।
लगभग अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो जब मरीज आया उसका एक एक्सरे कराया गया, 30 दिन के बाद एक और एक्सरे कराया गया, वहां से उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। अब ये खांसी जुकाम बुखार तो है नहीं ना कि 4 दिन आपने लिया, आपका एक शरीर का एक अंग है जो काम नहीं कर रहा। अगर मुझे लगता है कि उसमें वहां पे लाइफस्टाइल में चेंजेस बता के, डिटॉक्स करके बॉडी को, डाइट में चेंजेस बता के, ये सब चीजें करने के बाद वात को शमन करके, वात की जो चीजें हैं जिससे दर्द एग्जैजरेट हो रहा है वो अवॉइड करके, ये सब करने के बाद, लाइफस्टाइल चेंजेस के बाद वहाँ से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, तो बहुत ही मुझे लगता है एक ब्रेक थ्रू है, क्योंकि उस मरीज की ज़िंदगी बदल गई जो घुटना चेंज कराने जा रहा था, तो जिंदगी वाकई बदल जो गई। किडनी चेंज कराने जा रहा था, बिल्कुल सही बात है। उसका जो है वहाँ पे डायलिसिस की उसको आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें एक बड़ा मिथ जो है या लोगों में जो बड़ी एक भ्रम है या उसको शंका हम कह सकते हैं, वो कहते हैं कि आयुर्वेद बड़ा स्लो है, मतलब बड़ा धीमा काम करता है, और बोला कि करेगा भी नहीं करेगा, ये डाउट भी है उनके मन में। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि क्या होता है, देखिए सबसे पहला आपका कोई भी बीमारी होती है, जबकि ये हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति है। हम अगर फॉरेन कंट्रीज़ में देखेंगे, मैं आप ही को सुन रहा था, जैसे आपने ही बताया था, उदाहरण दिया था कि चाइना में क्या है कि सबसे पहले भाई वो चाइनीज़ अपनी पैथी का इस्तेमाल करेंगे, फिर वो अल्टरनेटिव मेडिसिन दूसरे को मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अपनी जो चिकित्सा पद्धति है वो अल्टरनेटिव मेडिसिन है, उसको हम अल्टरनेटिव मानते हैं, पहले हम एलोपैथी पर वो इसलिए ना मैंने जो शुरुआत में कहा था, हाँ, दूसरों को टेस्ट कर लो, सबके अपने अपने काम है, फिर लगे कि नहीं यार अब इससे तो नहीं हो पाया, दिक्कत वहीं पे है, अब इससे नहीं हो पाया तो क्या हम आयुर्वेद कर ले, ये जो विकल्प के तौर पे देखा जाता है ना, मेरे हिसाब शायद वो गलत है। तो ये क्या स्लो है, ये थोड़ा सा दर्शकों को, और क्या आयुर्वेद मतलब स्लो ही काम करता है या एलोपैथ से फास्ट है? ये माइंडसेट चेंज हुआ है पिछले 15 दिनों में। हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसे फ़ौरन घोषित कर दिया गया और इंडियन लैंग्वेजेस को इंडियन लैंग्वेजेस की कैटेगरी में रखा गया। इसी तरीके से लोगों में भी माइंडसेट जो है वो चेंज हो रहा है जी। मैं देख रहा हूँ कि लोग जो है समझ रहे हैं कि भाई अमेरिका में आज की डेट में योग एक बहुत बड़ा योग स्टूडियोज बने हुए हैं, यहाँ की देन है वो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब कोई भी चीज़ आती है ना तो वो रीब्रांड होके वापस इंडिया में आती है ना, तभी तो हमें जल्दी समझ आता है। तो वो वापस वहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है, तो दोनों चीज़ें हो रही हैं। तो आयुर्वेद जो कहते हैं कि स्लो है, तो मैं ये उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, अर्जेंट सर्जरी चाहिए, सही बात है, तो आप एलोपैथी में कराइए उसको। कोई इमरजेंसी है, आयुर्वेद में इलाज नहीं होगा, बिल्कुल सही बात, एलोपैथी में कराइए। लेकिन कोई एक बीमारी है जो क्रोनिक है, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, थायराइड है, या फिर आपको किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, पार्किंसंस है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या घुटने बदलने के लिए बोल दिया गया है, या फिर कोई भी ऐसी बीमारी है जो विदाउट सर्जरी मेडिसिन आप ले रहे हो, क्या वो ठीक होती है? वो सिर्फ मेंटेन करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन मेंटेन वहां पे भी नहीं हो रही, जड़ से तो नहीं खत्म होगी, बढ़ती जा रही है ना, बढ़ती जा रही है। डायबिटीज का पेशेंट शुरू होता है, डायबिटीज के बाद वो इंसुलिन लेता है, फिर इंसुलिन लेने के बाद वो दोबारा से आगे उसको कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। डायबिटीज कहाँ ठीक होती तो कभी इंसुलिन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आगे बढ़ने की प्रॉब्लम उसको और बीमारियां होती ही नहीं। इसी तरीके से आप कोई भी चीज उठा के देख लीजिए, जो भी डोज की दवाइयां शुरू होती हैं और जो डोज पे आगे जाती है वो बढ़ती है, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, राइट। तो आयुर्वेद जो है वो स्लो है। मैं पहले तो ऐसा मानता नहीं, क्योंकि आयुर्वेद जड़ पे काम कर रहा है, समूल नाश करेगा वो। आयुर्वेद सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं कर रहा, समूल नाश कर रहा है बीमारी का। बीमारी के अंदर घुस के आप जो बीमारी का कारण है उस पे वार कर रहा है जी। दर्द की गोली नहीं है सिर्फ। तो इन बीमारियों में बहुत अच्छा रिजल्ट्स देखने को मिलता है अगर आयुर्वेद तरीके से, आयुर्वेदिक पद्धति, औषधि, पंचकर्म, सब चीज़ों का एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ फॉलो किया जाए। मैं नहीं कहता आप 5000 साल पहले चले जाइए, वो पॉसिबल ही नहीं है। आज के परिवेश में, आज के हिसाब से आप जो चीज़ें मैक्सिमम कर सकते हैं वो तो कर लीजिए। हवा पानी आप नहीं बदल सकते, RVR बदल सकते हैं, वो बदल लीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने। जो आप चीज़ें कर सकते हैं वो कर लीजिए। जो आप सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, दुनिया भर के चीज़ें आजकल जो है वो पब्लिश की जाती हैं कि ये कपड़े ऐसे हैं, वो कपड़े वैसे हैं। उन सभी कपड़ों में माइक्रो प्लास्टिक और प्लास्टिक भरा हुआ होता है, तभी उनमें ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आप
अपने शरीर में वो माइक्रोप्लास्टिक और प्लास्टिक्स ले रहे हैं, पहन के ले रहे हैं। स्किन हमारा सबसे बड़ा सेंसरी ऑर्गन है। जब आप वो ले रहे हैं तो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होगा। अब एब्जॉर्ब होगा तो नाश तो करेगा ही। इनफर्टिलिटी क्यों इतना तेजी से हमारे भारत में फैल रहा है? क्योंकि हमारा बहुत सारी चीजें बदल दी गई हैं। स्पाइन की प्रॉब्लम बड़ी कॉमन हो गई है जी, सर्वाइकल भी बहुत है, सर्वाइकल कॉमन हो चुका है। तो जितने भी आप ये जो आर्टिफिशियल क्लोथिंग की तरफ भी जा रहे हैं, चाहे वो गारमेंट्स हो या आपके कोई भी और कपड़े हैं, उसके बजाय आपको कॉटन के कपड़े पहनने का ढूंढना है और उसको ही लेना है। क्योंकि जितने भी ये प्रॉपर्टीज वाले हैं ना, इनमें कूट कूट के प्लास्टिक ही भरा हुआ है और वो पहन रहे हैं। जूतों में भी तो अब जो देख रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे नाम आ रहे हैं, ब्रांड का नाम मैं नहीं लूंगा, हजारों स्टोर खुल गए, उसमें कलर डला होता है प्लास्टिक के ऊपर, और वो जूते पैरों में पहन रहे हैं हम, और हमें लग रहा है कि हम जो पहले पहनते थे उससे ये बेटर है, क्योंकि वो देखने में अच्छे लग रहे हैं। तो वो तो नुकसान दे रहा है ना हमारे शरीर में। वो माइक्रोप्लास्टिक ट्रांसमिट हो रहे हैं। पहले तो आपको जो आपकी कारण है उसको दूर करना है, फिर कारण को दूर करने के बाद आपको उसका इलाज करना है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने, और मैं कनेक्ट कर पा रहा था। जैसे कहा कि हमारे देश में जब तक वो रीब्रांडिंग होकर चीज़ वापस नहीं आए तब तक हमें विश्वास नहीं होता। पुरानी चीज़ों में आपको भी याद होगा तिवारी जी, जैसे हमारे पुराने जो लोग हैं, हमें याद है कि वो मंजन जब करते थे तब वो टूथपेस्ट और ये सारी चीज़ें, तो झाग वाला तो था नहीं, तो वो कोल को कूट के उसमें नमक डाल के पेस्ट करते थे। तो हमारे पिताजी भी हमसे करवाते थे। हम कहते यार यार क्या, और वो टीवी में हमको दिखाया जाता था ऐसे घस के कि देखिए आपके वो तो दांत खराब कर रहा है कोयला। और बाद में कुछ दिन बाद वही पूछ रहे क्या आपके नमक पेस्ट में नमक है, क्या कोल डला हुआ है। फिर चूंकि वो जान गए कि नहीं भैया अब इनकी समझ बढ़ रही है, तो अब हमें इनकी और नहीं, आप सोचिए कि आप चूंकि प्राचीन परंपरा का आप जिक्र कर रहे हैं, अपने दादा का पुश्तैनी जो चीजें हैं, तो भाई वो समृद्ध क्यों थे, क्यों उतने बीमार नहीं पड़ते थे। ठीक है, मान लिया मैंने इस दौर में तक भी साथ ही में जा रहे हैं, वो दांत है तो साथ में जाएंगे। क्यों उनके लिए घरेलू नुस्खे काम आते थे। आयुर्वेद में मेरा असीम विश्वास इसलिए है सुनील कि डॉक्टर साहब भी इस बात से सहमत होंगे। ठीक है, मैं किसी पद्धति का विरोध मैं भी नहीं करता जी। आप हजारों रुपए, लाखों भी नहीं कह रहा हूँ, लाखों तो होते ही है, खर्च अन्य दवाइयों पे करते हैं। आयुर्वेद वो संपदा है जो आपसे कहती है कि एक धनिया भी आपके जिंदगी में चमत्कार कर सकता है। आप धनिया खाने में, डॉक्टर साहब धनिया तो घर की चीज है ना। बिल्कुल है जी। और हमें जैसे इन्होंने बताया कि वो पालक लहरा रही है और उसमें यूरिया भरा हुआ है तो यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, सॉइल पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है। जो सॉइल पोल्यूशन हो रही है, एयर वाटर के साथ साथ सॉइल भी तो पोल्यूटेड है ना। यूरेनियम भी आया पानी में, कुछ एक स्टेट्स के पानी में यूरेनियम भी पाया गया। यूरेनियम मतलब आप समझ रहे हैं यूरेनियम क्या है? ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है जो बम भी बनाने के काम आता है और जो दुनिया भर की और चीज़ों में काम आता है। हम पानी में भी आ रहा है हमारे। अब ये नहीं आप चेंज कर सकते, हवा पानी कहाँ से चेंज होगा? लेकिन जो आप कर सकते हैं वो भी अगर आप नहीं करेंगे इस समय, तो फिर तो हमारा नाश होना निश्चित हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। एक चीज कलयुग है ना, कुछ चीजें तो है ही ना। छोटी मोटी प्रॉब्लम तो है जी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आपके तो भारत नहीं, विदेशों से भी पेशेंट्स आते हैं आपके क्लिनिक्स में, क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो लेके आते हैं? मतलब क्या उनकी जो होती है कि ये बड़ी प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम्स, या इसको आप ऐसे समझे सुनील के सवाल को, इस दौर में सबसे ज्यादा जो पेशेंट है वो किस डिसीज के ज्यादा आ रहे हैं? देखिए हमारे यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं वो किडनी के बहुत ज़्यादा आते हैं, घुटने के आते हैं, लीवर के आते हैं, पार्किंसंस के आते हैं, स्किन के आते हैं, और उसके साथ साथ जो स्पाइन की इश्यूज़ हैं, इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ हैं, उसके साथ साथ डिटॉक्स के लिए भी बहुत पेशेंट्स आते हैं जो बाहर से आते हैं, जो वेलनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। अब बीमार भी तो नहीं पड़ना चाहते लोग। कोरोना के बाद लोगों को समझ आ रही है ना कि आप क्या जो है, आपकी हेल्थ जो है वही महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा। तो वेलनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत लोग आते हैं कि हम बीमार नहीं पड़ना चाहते, आप हमारी बॉडी को डिटॉक्स कर दीजिए। सीजन चेंज होता है तो पंचकर्म का डिटॉक्स लेना, हफ्ते में एक बार अभ्यंग लेना, ये बहुत अच्छा है हमारी बॉडी के लिए। हमारे जो जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, उनको हेल्दी रखता है। और उसके साथ साथ जब उस दौरान उसको मेडिटेशन कराई जाती है तो मेंटल हेल्थ को भी सही रखता है। अब हेल्थ सिर्फ फिजिकल तक सीमित नहीं है, मन का खेल है, मन का भी खेल है। मन के हिसाब से हमारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। अगर हमारा मूड अच्छा नहीं होता तो आप
आपने देखा होगा खाने का मन नहीं करता, अच्छे मूड में खाने का मन करता है क्योंकि हमारी बॉडी में अच्छे हार्मोन्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। ऊर्जा भी अंदर से रहती है अच्छे मन में। बिल्कुल रहता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, हमारी जो शरीर की पाचक शक्ति है वो बढ़ती है। तो मेंटल हेल्थ जो है ये भी बड़ी जरूरी है। अब ये हमारे आयुर्वेद में 5000 साल पहले बताया गया कि हेल्थ जो है वो सम दोषा सम धातु सम अग्नि मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इति अभिधीयते। यानी कि आपकी धातु, आपके दोष, आपकी आत्मा प्रसन्न हो, ये सारे चीज़ें मिला के आपके मल जो है वो प्रॉपर आ रहा हो, धातुएं आपकी सही हो, रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र आपकी ये सारे बैलेंस्ड हो, सारे तंत्र मजबूत होना चाहिए, सारे तंत्र, ये हेल्थ है, ये हेल्थ है, ये हेल्थ है। डॉक्टर हेल्थ साहब सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं। जी, तो आपने कहा डॉक्टर साहब एक बहुत महत्वपूर्ण बात मेरे समझ में ये आई कि बीमार होने पे ही क्लिनिक नहीं जाना है, आप प्रिकॉशनरी भी पहले जाकर, जो आपने कहा कि जो पंचकर्मा है वो मतलब स्वस्थ व्यक्ति भी अपना पंचकर्मा कराते रहे तो आपकी बॉडी डिटॉक्स होती रहेगी, राइट? बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ये आयुर्वेद जो है ना सिर्फ बीमार आदमी के लिए नहीं है, ये आपकी दिनचर्या, आपकी ऋतुचर्या, आपकी जो है बीमार आप ना पड़े, सबसे पहले इसी के लिए बना है ये जी, कि आप बीमार ना पड़े। तो ये कितने दिन का होता है? जैसे स्वस्थ व्यक्ति है, जैसे मैं आना चाहूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं पंचकर्मा करूँ, तो ये क्या कितने दिन का होता है टाइम इसका? ये 2 नाइट 3 डेज का एक हमारा प्रोग्राम होता है वेलनेस का, जहाँ पे हम अपने पेशेंट्स को हाउ नॉट टू गेट इल भी सिखाते हैं। अच्छा, ये एजुकेशन का भी बहुत बड़ा रोल है Very इसमें, good. कि आपको जब आपका बीपी बढ़ता है तो आपने देखा होगा कि आप 2 मिनट शांत रह के आप अगर अनुलोम विलोम भी करते हैं और आराम से सांस गहरी अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं और 2 मिनट करने के बाद बीपी चेक करते हैं तो बीपी कंट्रोल आने लगता है। बिल्कुल, क्योंकि आपकी पॉजिटिव वाइब्स आपकी बॉडी दिमाग में आई, तो जिससे क्या हुआ कि आपका बीपी भी कंट्रोल आया। तो ये छोटा सा एग्जांपल है जहाँ पे एक चीज़ को हमने देखा कि वो किस तरीके से जल्दी से कंट्रोल हो रहा है। तो इसी के साथ साथ अगर वेलनेस की बात की जाए तो जो लोग आते हैं वो मेंटल हेल्थ के लिए आते हैं। आजकल वो स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है ना सबका, बहुत ज़्यादा, तो उस स्क्रीन के तो बहुत नुकसान है ही हैं, क्योंकि ब्लू लाइट तो जा ही रही है, हमारे हार्मोन्स को तो डिस्टर्ब कर ही रही है। रात को जो लोग रील्स देख रहे हैं वो मेलेटोनिन को भी डिस्टर्ब कर रही है, और साथ में जो कॉर्पोरेट कल्चर चल रहा है जहाँ पे हम एक ही जगह पे 8-8 घंटे 10-10 घंटे बैठे हुए हैं, बीच बीच में हिल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक दिमाग और हमारी बॉडी जो है स्टेबल है, और 2 घंटे जा रहे हैं 2 घंटे आ रहे हैं, 14 घंटे जो है हम ऑक्यूपाइड हैं और हमारी एक्सरसाइज का समय बिल्कुल नहीं है। तो उन सबको हम सिखाते हैं कि कैसे आप विदाउट डिस्टर्बिंग योर रूटीन भी आप अपने हेल्थ को मैनेज कर सकते हैं, जिसके अंदर डाइट भी है, योग भी है, मेडिसिन्स की ज़रूरत आपको ना पड़े, जिसमें मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, पंचकर्म की बात करते हैं, हम वमन विरेचन की बात करते हैं, अभ्यंग की बात करते हैं, स्वेदन की बात करते हैं, खाने पीने की बात करते हैं। खाने पीने में लोग कंफ्यूज रहते हैं, जो जितना महंगा है ना उतना बढ़िया खाना है उनको लगता है, जबकि है इसके विपरीत। जी, जो जितना सस्ता है वो उतना बढ़िया खाना है। मैं बात कर रहा हूँ फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की, जो अगर आपको जिस सीजन में सस्ती मिल रही है ना, समझ लीजिए वो सबसे अच्छी है आपके सेहत के लिए, और अगर उस सीजन में तो सबसे महंगा मिल रहा है, समझ लीजिए वो सबसे बेकार है आपकी सेहत के लिए। क्योंकि जो सस्ता है वो सीजनल है, वो सीजन में आ रहा है, वो कोल्ड स्टोरेज से नहीं आ रहा। सही बात है। और जो महंगा है या तो आपकी इस धरती पर नहीं बना है, या तो वो विदेशों से आ रहा है और हमारी बॉडी के हिसाब से नहीं है, या फिर वो कोल्ड स्टोरेज से आ रहा है। सही बात है। तो जिस सीजन में जो फ्रूट वेजिटेबल आपको सस्ती मिल जाए वो आपकी सेहत के लिए चमत्कार करेगी। वो कृत्रिम हो जाती है ना फिर आपका, बिल्कुल, वो अभी सीजन ही नहीं है, उसके बाद आप आ रहा हूँ वो बात करें लाल लाल चमकदार सेबों की, वो कृत्रिम तो हो जाता कहते हैं कि भैया ये दिखने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो आ कहाँ से रहा है, बना कैसे, क्या उसमें इंजेक्शन डाल के तो उसको लाल नहीं किया गया है। नहीं, ये तो है एक क्योंकि बड़ा अच्छा किडनी से शुरुआत हुई जी, फिर डॉक्टर साहब ने देखी घुटनों के दर्द से लेकर तमाम चीज़ों में, फैटी लीवर, इन दोनों बड़ी समस्या, आपके पास लोग आते भी होंगे। इसका आहार, क्योंकि वही पाचन तंत्र का सब सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इसके लिए आप हमारे दर्शकों को क्या कहें, हमें उनको लाभ मिले, क्योंकि खास लीवर हम ओवरऑल लीवर ही समझ लें, फैटी लीवर तो चलिए बहुत ज़्यादा हो रहा है। फैटी लीवर से आगे की भी मैं बात करूंगा। इसमें एक लीवर सोरोसिस नाम की बीमारी बहुत दुनिया में बड़ी प्रॉब्लम है, क्या इसका भी आयुर्वेद में इलाज है? क्या इसको हम, क्योंकि वो तो बाद में तो सिर्फ ट्रांसप्लांट ही बताते हैं, जिसको लीवर सोरोसिस है वो एलोपैथ में जाएंगे, कहेंगे जी बदलना है, क्या इसका भी इलाज संभव है? फैटी लिवर एक ऐसी कॉमन समस्या बन गई है जिसके अंदर
हर दूसरा तीसरा आदमी जब अल्ट्रासाउंड कराने जाता है बिल्कुल सही कहा। उसे लगता है फैटी लीवर है, डॉक्टर भी कहता है ये तो सब में आता है, फैटी लीवर है, कोई ऐसी बात नहीं। बट ये है तो प्रॉब्लम आपकी बॉडी में। आपका लीवर जो है उसके आसपास फैट तो डिपॉजिट हो रहा है क्योंकि आपकी एक्सरसाइज नहीं है, आपका खाना पीना जो है वो दूषित हो चुका है, आपका जो है बैठने का रूटीन इतना ज़्यादा है कि आप बैठे रहते हो तो बैठे ही रहते हो। ये सब चीज़ें जब आपकी ख़राब होती हैं तो लीवर जो है हमारी बॉडी का एक इंजन है, जब वो दूषित होने लगता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर भी होते हैं, अल्कोहल वालों को तो होते ही है ना, जो नॉन अल्कोहलिक हैं उनको भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें सिर्फ लाइफस्टाइल से ठीक करनी है, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है फैटी लिवर तक। आप अपना खान पान, आहार विहार, सुबह उठने का सर्केडियम रिदम, रात को 10 बजे तक सो जाएं अगर, और सुबह अगर आप 5 से 6 के बीच में उठ जाएं और साथ में आपने 1 घंटा अपने शरीर को दे दिया, फैटी लिवर चला ही जाएगा आपकी लाइफ से। और रात को 6 बजे के बाद अगर आपने खाना नहीं खाया, उससे पहले खा लिया, जो हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करते हैं, लंघन की बात करते हैं, सुबह आपने खाया, अपना ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद आपने लंच किया और जो खाना है 6 बजे से पहले खा लिया, और अगले दिन 9 बजे से बाद आपने खाना शुरू करा, यानी कि खाने की जो साइकिल है वो मात्र आपकी 9 घंटे की है। 9 घंटे में खा लिया जो खाया, क्योंकि उसके बाद डाइजेशन नहीं होता 6 बजे के बाद, तो आपका फैटी लिवर जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल, ये आपने, इसमें कोई दवा की जरूरत नहीं। तो लीवर अगर फैटी है तो फैटी लीवर तो घर पे ठीक करना है, लेकिन अगर लीवर फाइब्रोसिस है, लीवर सिरोसिस है या फिर लीवर फेलियर है तो ये बड़ी अलग चीज़ हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि लीवर जो है वो आपका हार्ड हो जाता है, फाइब्रोसिस हो गया, सिरोसिस हो गया। लेकिन लीवर के साथ एक अच्छी चीज़ है कि वो रिजुविनेट कर पाता है, वो अपने आप को रीग्रो कर पाता है जी। तो लेकिन ऐसे केसेस में आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो लीवर के ऊपर काम करती हैं और लीवर को ग्रोथ करने में हेल्पफुल होती हैं, फ़ायदा पहुंचाती हैं, ताकि लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि लीवर जो है वो ग्रोथ कर सकता है, अपने आप रिजुविनेट कर लेते हैं लीवर के सेल्स। जी। तो लीवर सिरोसिस हो, फाइब्रोसिस हो या लीवर फेलियर हो, उसके बाद लीवर वो कैंसर में बदल जाता है। तो यहाँ तक इसको अच्छे से ट्रीट करके आयुर्वेद के RVR से मेडिसिन के द्वारा इसे रिवाइव किया जा सकता है, ताकि लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत ना पड़े। तो ट्रांसप्लांट तो वही है ना कि या तो आप काट दो या आप रिप्लेस कर दो शरीर के किसी भी अंग को, ये 2 ही चीजें हो सकती है। तो वो ना करना पड़े, क्रोनिक बीमारी जिसको है उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। जी। अब मेरा एक सवाल है जो जुड़ा हुआ है, आहार विहार तो ठीक है, क्या खाना क्या नहीं खाना, लेकिन किस में पकाना है और किस में खाना है, किस में खाना है इसका संबंध आयुर्वेद से है क्या डॉक्टर साहब? और दूसरा, क्योंकि ये धारणा भी आप अपने संदर्भ में बताइएगा कि इस बर्तन में पकाने से वाकई में हमें नुकसान होता है, कौन से बर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए? हाँ, इसमें भी कुछ अनलर्न करना है हमें। सबसे पहले तो अपनी किचन से आज ही एल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर को निकाल के फेंक देना है। माइक्रोवेव तो किसी को गलती से दान में भी मत देना। एयर फ्रायर नाम की जो चीज़ है, ये आपने कभी सुनी हो तो इसको, ये मॉडर्न और जो आपको ये अल्ट्रा लग्जरियस चीज़ें लगती हैं, ये सब, चाहे वो मैंने आपको कपड़ों के बारे में बताया या जूतों के बारे में, या फिर ये जो अच्छी और मॉडर्न लगने वाली चीज़ें हैं, इसके अंदर रेज हैं और ये रेज हमारे खाने को दूषित करती हैं, उससे कैंसर भी होता है। जो माइक्रोवेव की रेज हैं, ये जो एयर फ्रायर की रेज हैं, तो इन सबको तो किसी को दान में भी नहीं देना, फेंक देना है घर से उठा के। और दूसरी बात करेंगे जो एल्यूमिनियम की है, एल्यूमिनियम के जो बर्तन हैं वो आपको बिल्कुल ही निकाल देने हैं, उनका यूज़ नहीं करना है। आजकल स्टील के प्रेशर कुकर भी आ गए हैं तो वो आप ले सकते हैं, और उससे भी बेटर होता है अगर आप लोहे का कढ़ाई यूज़ करते हैं, लोहे के बर्तन यूज़ करते हैं, उसमें आयरन भी मिलता है। और उससे भी ऊपर होता है अगर आप मिट्टी की हांडी में कुछ बनाते हैं। हांडी दाल 5 स्टार में आज भी 500, 700, 1000 रुपये की मिलती है, क्योंकि उसका टेस्ट ही अलग होता है, बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है। मैं सबके लिए समझता हूँ कि वो पॉसिबल नहीं है कर पाना, तो आप स्टील में कर लीजिए या लोहे में कर लीजिए जी। लेकिन मिट्टी में 18 मिनरल्स होते हैं, आयरन भी, कैल्शियम भी। जो गोलियाँ खा रहे हैं वो सब गोलियाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सब हमारे अर्दन पॉट से मिल जाएगा, चाहे वो पानी के लिए हो चाहे वो बनाने के लिए हो। तो जितने सप्लीमेंट्स पे डिपेंडेंसी है, सप्लीमेंट्स की डिपेंडेंसी हट जाएगी। क्या बात है, मतलब मटके का शुद्ध जल पीना है। फ्रिज वाला जल पिएंगे तो खतरनाक होगा, मटके वाला पिएंगे तो आपको मिनरल्स भी उसमें एड ऑन होके मिलेंगे।
ये है। अच्छा, एक प्रश्न अब और रह गया। ये दिनचर्या तो आप बता रहे हैं, आपकी दिनचर्या क्या है जो इतने एकदम फिट तंदुरुस्त आप है, तो दर्शक इसका अगर लाभ लेना चाहे तो डॉक्टर पुनीत क्या दिनचर्या अपनाते हैं? देखिए, आज के समय में ना कलयुग है, तो कलयुग में हर किसी को थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जी। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के सिर्फ अपने उठने के समय पे सबसे पहले फोकस करें कि मैं जनरली 6 बजे से लेके 8 बजे तक एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ। 2 घंटे मेरा एक्सरसाइज का रूटीन फिट है। उसके बाद एक लाइट ब्रेकफास्ट होता है जी। उसके बाद एक हैवी मील होती है जब पित्त जो है हमारा प्रबल होता है लगभग 1 से 2 बजे के बीच में। और फाइनली जो होता है वो हमारे एक लाइट मील होती है 6 बजे के आसपास। इसी में ही मैं ले रहा होता हूँ। लाइट मील में फ्रूट्स भी हो सकते हैं, सैलेड भी हो सकती है। लास्ट मील जो होती है वो बड़ी लाइट होती है। तो ये अगर खाने पीने का आपने रूटीन सेट कर लिया और 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाया और हफ्ते में एक दिन आपने उपवास रख लिया, वाटर फास्टिंग, और साथ में आपने सर्केडियम रिदम को ठीक कर लिया और उसके साथ आपने एक्सरसाइज कर ली, तो बीमार तो वैसे ही नहीं पड़ोगे। लेकिन टाइम तो देना पड़ेगा ना इन सब चीज़ों के लिए आपको। वेरी गुड। आप इससे जुड़ा हुआ एक छोटा सवाल है, हाँ। आपको दाल कौन सी पसंद है? दाल सर, मैं मूंग की दाल खाता हूँ। मतलब ये काम की चीज जो उनको पसंद है वो काम की चीज है। देखो भाई, मैंने तो ऐसे निकलवाया, मूंग की दाल खाना चाहिए जी। मूंग की दाल जो है ये, इसमें प्रोटीन भी भरपूर है और इजी टू डाइजेस्ट भी रहती है जी। और ये जो है ना, बहुत से बार कहते हैं कि ये मूंग की दाल अगर आपको कोई बीमारी में दी जाती है लेकिन हेल्दी में भी, हेल्थ अगर आपकी अच्छी है तब भी आप इसको लेते हो, तब भी इसमें फुल ऑफ प्रोटीन भी है। उड़द की दाल, मैसूर की दाल भी अच्छी है लेकिन थोड़ी सी वो हैवी टू डाइजेस्ट होती है, तो वो भी ले सकते हैं। और अरहर की दाल, अरहर की दाल भी, ये सब चीज़ें भी हैं लेकिन इसको भी आप ऑन एंड ऑफ ले सकते हैं। जी 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 जी। और उसके साथ साथ जो भी सीजन में आ रहा हो वही आपका बेस्ट है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। और मतलब इससे तिवारी जी मैं कनेक्ट भी कर पा रहा हूँ कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो लोग थे, इसीलिए जब कोई आप थोड़े से बीमार है, लो फील कर रहे हैं, तो कहते हैं कि आज मूंग की खिचड़ी खा लो। तो बोले कि क्योंकि जैसे बताया कि इजी टू डाइजेस्ट है, तो भाई शरीर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पचाने के लिए। भाई आयुर्वेद शोधन है। और शोधन क्या करता है? संतुलन। शोधन और संतुलन मिलेगा तो सब चीज़ें ठीक रहेंगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैंने कहीं आपको, जब मैं, क्योंकि आपके पास बड़ा खजाना है इन सब चीज़ों का, डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों को ये बताइए, पानी का बड़ा भ्रम है कि खाने के बाद सब पीते हैं पानी। पानी पीने का तरीका खाने नहीं पता, पानी पीने का तरीका नहीं पता। और चूंकि अकेले डाइजेशन के लिए नहीं सुनी, किडनी के मामले में भी बिल्कुल, या हमारे शरीर में कहा जाता है 2 धारणा है, खूब पानी पियो, अच्छा रहेगा, फिल्टर होता रहेगा। और दूसरी धारणा ये भी कहती है खाने के तुरंत बाद पानी मत पियो। इन दोनों चीज़ों को, हम पानी को कहाँ कहाँ उपयोगी बनाए जीवन में। और एक को तो हम सुन रहे थे, हम बड़ा चौंक गए उनसे, उन्होंने कहा कि कम पानी पीना चाहिए क्योंकि बोले ज़्यादा पानी पियेंगे तो किडनी पे ज़्यादा लोड पड़ेगा। ऐसे भी कुछ है, क्या है ये, मतलब आयुर्वेद क्या कहता है? पानी हमेशा हमें उतना ही पीना है जितनी हमारी को आवश्यकता है। अब ये ज़रूरी है कि हमारी आवश्यकता कितनी है ये जाना जाए। अब आवश्यकता आपको आपकी बॉडी बताएगी। जब आप यूरिन के लिए जाते हो तो जो उसका कलर है वो बताएगा कि आपको पानी आप ठीक पी रहे हो नहीं पी रहे। अगर वो यूरिन का कलर आपका येलो, डार्क येलो आ रहा है तो मतलब पानी आप कम पी रहे हो। और अगर यूरिन का कलर बिल्कुल वाइट आ रहा है तो मतलब पानी आप ज़्यादा पी रहे हो। पेल येलो सा अगर कलर आ रहा है तो पानी आप बिल्कुल ठीक पी रहे हो। तो आपकी शरीर ही बता देगी कि आपकी पानी कम है, ज़्यादा है, या आपको पानी और चाहिए। और पानी जो है, बहुत से लोग कहते हैं ज़्यादा पियो, ज़्यादा पीने का कोई फ़ायदा नहीं है। जितनी प्यास लगे उतना पानी पीना हमारे लिए आवश्यक है, अच्छा है। और कम भी नहीं पीना। पानी खाने के कम से कम 45 मिनट बाद नहीं पीना, वो हमें ध्यान रखना है क्योंकि शरीर की अग्नि तो जल रही है ना, आपने पानी डाल दिया उसके ऊपर तो बुझ जाएगी। आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह में पानी के बारे में बताया है कि पानी 45 मिनट खाने पीने के बाद नहीं पीना और लगभग इतने ही समय आधा घंटा पहले भी पानी नहीं पीना। खाने गले में कुछ अटक जाए तो पानी तो पिएंगे ना, सिप सिप, वो अलग चीज़ है। अगर प्यास लग रही है तो सिप सिप खाने के साथ पी सकते हो, लेकिन खाने के तुरंत बाद पानी पीना आम का उत्पत्ति का एक प्रमुख कारण है, IBS का कारण है, और कॉन्स्टिपेशन का कारण है, एसिडिटी का कारण है, पेट की गट की समस्याओं का कारण है। एक तो गट की समस्या है हमारी दिमाग से होती है, दूसरा एक जो हम खाना पीना गलत कर लेते हैं उससे होती है। तो ये तो ठीक किया जा सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई और बहुत
ज़रूरी बात आपने डॉक्टर साहब ने आप ही को बता दी, किसी डॉक्टर से पूछने की ज़रूरत नहीं है आपको कि भैया पानी कितना पीना है। हाँ। आपका शरीर बता देगा आपको कि कितना पानी पीना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है डॉक्टर साहब, और अगर दर्शक ये सुन रहे होंगे तो वाकई ये काम की चीज़ है कि कितना पानी पीना है, ये आपकी जो यूरिन है उसका कलर आपको बता देगा। अब कुछ हम थोड़ा सा फास्ट इस पे आते हैं, कुछ समाधान जो दर्शकों को हमारे दें, जिसको हम क्विक रैपिड फायर की तरह हम बात कर सकते हैं। ऐसी 3 आदतें बताइए डॉक्टर साहब जो किडनी को खराब कर देती है, तो ये तो नहीं करना है भाई। ज़्यादा नमक का उपयोग करना, जी। ज़्यादा आपका बीपी और शुगर का बढ़े रहना, और तीसरा जो है हमारा ज़्यादा चीनी का प्रयोग करना। ये तीनों आदतें जो है हमारे शरीर को नुकसान दे रही हैं, खराब कर रही हैं। ठीक है, तो फिर 3 आदतें ऐसी बता दीजिए जो आपकी किडनी को बचा सकती हैं, वो खराब नहीं होने देगी। 3 आदतें क्या होनी चाहिए? हमारे उठने का सोने का समय ठीक रहना, सर्केडियम रिदम का ठीक रहना। उसके साथ साथ हमारा जो खान पान है, आहार विहार है, वो हमारा घर का खाना होना। हफ्ते 10 दिन में एक बार बाहर का खा लिया हो गया, बट उल्टा हो रहा है, हफ्ते 10 दिन में एक बार घर का खा रहे हैं बहुत से लोग। तो सबसे पहले सर्केडियम रिदम का ठीक रहना, उसके बाद आपका घर का बना हुआ फ्रेश खाना आपने खाना, और तीसरा जो है आपने अपना ब्लड प्रेशर और बीपी को कंट्रोल में रखना। ठीक है। ठीक है, किडनी के लिए सबसे खराब फूड जो खराब, ये तो बिल्कुल एकदम किडनी खराब कर देगा। अल्ट्रा प्रोसेस्ड कोई भी ऐसा खाना आप जो खा रहे हो जो डब्बों में आ रहा है, जिसके अंदर दुनिया भर के केमिकल और प्रिजर्वेटिव डाले गए हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर डाले गए हैं, और उसके साथ साथ आर्टिफिशियल कलर भरे हुए हैं, या उसमें पाम ऑयल डाला गया है, तो किडनी नहीं, वो तो शरीर के हर ऑर्गन के लिए नुकसानदेह है। हार्ट हो, लीवर हो, किडनी हो, तो उससे दूर रहना है, उससे बचना है। अल्ट्रा प्रोसेस मतलब जो फैक्ट्री से बन के आ रहा है, चाहे वो हमारी डबल रोटी है, चाहे वो डब्बा बंद कुछ भी है। अब वो जूस आते हैं, वो जूस 150-200 रुपए का मिल जाता है 1 लीटर। आप लीची का जूस लेते हैं, वो लीची का क्या भाव है मार्केट में, उसका जूस कितना निकल रहा है। वो 10 किलो लीची में भी उतना जूस नहीं निकलेगा जितना आपको 150-200 रुपये में मिल रहा है। 1000-1500 से कम में कहाँ से वो अवेलेबल हो सकता है जो आपको 150-200 में मिल रहा है। वो लीची कहाँ था, वो तो आर्टिफिशियल फ्लेवर है। जो भी चीज़ आप ले रहे हो, अल्ट्रा प्रोसेस ले रहे हो, एप्पल जूस ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, ये सब आपके शरीर को नुकसान दे रहा है। अनलर्न करना है वेस्ट को हमें। जो हमने सीखा वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है, जो हमने बाहर से सीखा यानी कि जो फैक्ट्रियों से आ रहा है वो हमारी सेहत के लिए ख़राब है। तो जो भगवान की बनाई हुई चीज़ है वो हमारे लिए अच्छी है, जो इंसान की बनाई हुई चीज़ है उससे बचना है। एक सवाल आपसे, जो डॉक्टर पुनीत स्वयं भी अपनी ज़िंदगी में आत्मसात करते हो, आहार विहार के संदर्भ में पूछ रहा हूँ, क्या है जो डॉक्टर साहब ज़रूर खाना चाहिए? उनके काम आएगा लाखों दर्शकों के। ये चीज़ें जिसे आप कहें कि ज़रूर खाएं, किडनी नहीं, हर चीज़ में वो आपके शरीर के लिए अमृत है। अमृत है, वो चीज़ वो ज़रूर खाना चाहिए, और आप स्वयं खाते हो। मैं खाने पीने के लिए कुछ ज़्यादा मैं शौकीन नहीं हूँ। मैं एक ही खाना दिन में 3 बार बिना नमक मिर्च का भी खा लेता हूँ। तो मैं सादा खाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, और वही हमारे लिए सबसे अच्छा है। उसके साथ साथ मैं सभी दर्शकों को एक चीज़ बताना चाहूँगा जो सभी को अपने जीवन में ज़रूर करनी है। क्या? एक दिन उनको हफ्ते में ऐसा रखना है जब उनको उपवास रखना है, खाना नहीं है, लंघन करना है, ऑटोफेजी होने देनी है बॉडी में। शरीर की जो सेल्स हैं, डैमेज सेल्स हैं, उनको रिपेयर होने का टाइम देना है। हफ्ते में एक दिन अगर आपने खाना नहीं खाया तो आपकी बॉडी बीमार ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बॉडी जो है उसके रेस्ट मिल जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिलता है। ऑटोफेजी यानी कि बुरे सेल्स, खराब सेल्स निकलने लग जाती है। यह आयुर्वेद ने 5000 साल पहले बताया गया, लेकिन आज जापान में इसके ऊपर रिसर्च हुई और उसके अंदर एक नोबेल पुरस्कार भी मिला गया कि ऑटोफेजी होती है जब हम कुछ नहीं खा रहे। तो मैं मंडे का उपवास रखता हूँ, मैं संडे रात को खाता हूँ और फिर दोबारा ट्यूसडे मॉर्निंग खाता हूँ। लेकिन आजकल तो उपवास की धारणा भी बदल गई। नहीं, उपवास है तो इसका मतलब थोड़ी उसमें साबूदाने खिचड़ी भी खा लो, फिर उसमें ये भी खा लो, पेट तो भरना चाहिए ना। उपवास के तो मायने बदल गए इस दौर में। आपने बिल्कुल सही कहा कि उपवास जो है वो उपवास नहीं रह गया, वो तो एक पार्टी बन गई है। हाँ, वो औपचारिकता हो गई। डिफरेंट फूड ट्राई करने का, टेस्टिंग करना है। और वो नवरात्रे थाली बाहर भी मार्केट में भी वो मार्केटिंग भी हो रही है, बाजार ने भी उसको आत्मसात कर लिया। पानी की तो बात हो गई थी। डॉक्टर साहब, एक बड़ा मन था, अच्छा भी लगता है मुझे, लोगों को देखता हूँ कि और तमाम पेय पदार्थों की तुलना में आजकल जब नारियल पानी वाले के यहाँ जाता हूँ, उसके यहाँ बड़ी भीड़ रहती है, तो हमको संतोष भी होता है कि नहीं, अच्छी चीज़ लोग ले रहे हैं। नारियल पानी वाकई कमाल करता है क्या? जी बिल्कुल, नारियल पानी कमाल करता है।
और उसके साथ साथ जो आपने उपवास का बताया कि जो खाने का उपवास होता है वो सिर्फ 2 ही तरीके का हो सकता है। जी, कैसे? एक तो निराहार और एक फलाहार। बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये नहीं है। या तो आप फल खा रहे हो पूरा दिन या फिर आप सिर्फ पानी पी रहे हो, यही आहार होता है। यानी कि दिन में 2 बार खा लिया, भर भर के खा लिया और कह दिया उपवास है। उससे तो आप मत ही रखो। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है। और दूसरा है आपका जो नारियल पानी है वो हमारी किडनी पेशेंट के लिए नहीं है। अच्छा। जो किडनी जिनका क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ है, यूरिया बढ़ा हुआ है, और जिनका बीपी और शुगर है वो बीपी वाले ले सकते हैं, लेकिन शुगर वालों को नहीं लेना है। ठीक। और साथ में ये ध्यान रखना है कि जितने भी लोग हेल्दी हैं वो नारियल पानी जरूर पिए। यही मेरा उद्देश्य था पूछने का, जो जिनको नहीं है भगवान की दया। डायूरेटिक है, शरीर की गंदगी निकाल रहा है। नारियल पानी की खासियत ये है कि उसको एडल्टरेट नहीं किया जा सकता। सारी चीजें एडल्टरेट हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही नारियल पानी में पानी मिलाओगे वो खराब हो जाएगा। अच्छा, तो कुछ तो बचा हुआ है। हाँ, इसलिए मैंने तो वही पकड़ लेते हैं। हाँ, उसके बाद बाकी चीजें देखेंगे। नारियल पानी जो है वो हमारे शरीर में मिनरल्स, पोटेशियम सभी की पूर्ति करता है। हमारे ब्लड की कंसिस्टेंसी से भी मिलता जुलता है। तो फायदे ही फायदे हैं। चलिए, फायदे ही फायदे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ और पूछना चाहते हैं? नहीं, वैसे तो डॉक्टर साहब ने सब बताया। हाँ। और बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जी, जो डॉक्टर साहब ने कही हैं। अगर इनको आत्मसात कर लिया जाए, अपना लिया जाए, तो इंसान बीमारी क्यों पड़े। बिल्कुल नहीं, एकदम सही बात है। वो तो मतलब क्लिनिक्स तो खुले हुए हैं और वो तो चाहेंगे कि आप वहाँ जाएं। लेकिन डॉक्टर साहब ने आज जो बताया वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बीमार ही ना पड़े। और आपके उसके लिए आपका आचार, विचार, व्यवहार, इसको अगर आप दुरुस्त कर ले, उसको अगर आप ठीक कर ले, संतुलित कर ले, तो आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। दूसरे एक महत्वपूर्ण डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि आप बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल ऐसी बन गई है। तो आयुर्वेद में हमारे पंचकर्मा हैं। तो वही जैसे हम लोग आजकल वो चलन पड़ रहा है ना कि स्पा ले लेते हैं कुछ होने के लिए, फ्रेश होने के लिए, अलग अलग तरीके। तो आप पंचकर्मा लेकर भी इन बीमारियों से दूर रह सकते हैं। सही बात है, क्योंकि स्वास्थ्य आपका ठीक रह सकता है आपके संकल्प से। बिल्कुल। और अगर संकल्प नहीं है हाँ। तो पंचकर्मा आपके लिए विकल्प है। बिल्कुल। तो वो आप उससे भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो बहुत बहुत आभार आपका डॉक्टर साहब। बहुत आपने अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छा ये सत्संग रहा। और दर्शक इस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो आप उस पर प्रतिक्रिया लिखें। आगे कुछ प्रश्न है आयुर्वेद को लेकर, डॉक्टर साहब को लेकर, तो वो भी लिखें। हम कोशिश करेंगे अगले बार फिर इन्हें बुलाएं और इनके साथ हम सत्संग करें और उन प्रश्नों के उत्तर लें। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, जैसे कि हम हर बार कहते हैं, क्योंकि बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं। ये पॉडकास्ट अगर आप अपने चित परिचित 10 लोगों तक कम से कम शेयर करते हैं तो उनके ये काम की चीज़ होगी, उनके जीवन में कुछ बदलाव आएगा। तो वो आपको इसके लिए शुक्रिया कहेंगे, दुआएं देंगे, तो आपको भी उसका लाभ मिलेगा। बाकी और कुछ किसी और को आप हमारे सत्संग में देखना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर सुझाएं, हम उन्हें भी लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक आपने पॉडकास्ट देखा, बहुत बहुत आभार। जय श्री राम।